हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, ग्रुप 4 कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो एग्ज़ाम 7 तारीख से होने वाले हैं, 7 मई से, उनके लिए हम एक मॉडल पेपर तैयार किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का है और इसमें जितने भी सिलेबस हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य रीजनिंग, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, इन सब के क्वेश्चन हमने टोटल 100 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर तैयार किया है। ये मॉडल पेपर आप एक बार कंप्लीट देखें, क्योंकि इसी के आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम के लिए वो इसी के आधार पर आएंगे। तो प्लीज़ चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आप चाहेंगे तो हम इसी तरह के और भी मॉडल पेपर कई सेट में बना के आपको देंगे। लेकिन पहले आप इसको देखिए और देखने के बाद कंप्लीट 100 क्वेश्चन में आप देखिए कि आपके टोटल कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आप देखना शुरू कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है जिसे लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के रूप में भी जाना जाता था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल में हाथी दांत का पेंडेंट प्राप्त हुआ है जो मानव प्रारंभिक कला का प्रमाण है? तो यहाँ पे ऑप्शन है भीमबेटका, आदमगढ़, कायथा या हथनोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका। भीमबेटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं आता है? इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध या सरदार सरोवर बांध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है तो नर्मदा घाटी पर तो है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं आता है। हालांकि इस बांध से मध्य प्रदेश को फ़ायदा होता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की सीमा में नहीं आता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा दिया जाने वाला अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए प्रदान किया जाता है? उपन्यास, कविता, आलोचना या कहानी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपन्यास। उपन्यास नोबेल के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान महू छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, सादत खान, रानी लक्ष्मीबाई या बख्तावर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह वैसे इनको कहा जाता है, तो बख्तावर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 164? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसका राइट आंसर यहाँ पे एक्चुअली अनुच्छेद 213 होना चाहिए था, बाय मिस्टेक यहाँ पे 123 हो गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 213। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका जो है तो अनुच्छेद 213 होना चाहिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्रता के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है नवीन संशोधनों के अनुसार? 18 से 60 वर्ष, 21 से 60 वर्ष, 23 से 60 वर्ष या 25 से 60 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 से 60 वर्ष। ये नवीन संशोधन के अनुसार है। शुरुआती दौर में जब लाडली बहना योजना शुरू हुआ था तो इसकी जो एज निर्धारित की गई थी ये 23 से 60 वर्ष थी, लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो इसको 21 से 60 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, परमार वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी जिसे बाद में धार स्थानांतरित किया गया? मांडू, उज्जैन, विदिशा या इंदौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होने वाली एक पारंपरिक और विवादास्पद घटना है? झाबुआ, छिंदवाड़ा, बालाघाट या मंडला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्री पैरेडनेस इंडेक्स 2022 में लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का स्थान क्या था? पहला, दूसरा, चौथा या छठा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। जो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक है 2022 में जारी किया गया था, तो इसमें मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क का प्रमुख उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्यूमीनियम उत्पादन, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग या उर्वरक उत्पादन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध मध्य प्रदेश के किस संगीत घराने से है? संगीत घराने से था ग्वालियर घराना, मैहर घराना, इंदौर घराना या सोनिया घराना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैहर घराना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर के निर्देश में, तो कुछ उसी के तर्ज में चरण पादुका नरसंहार मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो ये किस जिले से संबंधित है? तो ये है छतरपुर से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, परमाणु अप्रसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या था? चर्मणवती, वेत्रवती, सिप्रा या दसार्ण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेत्रवती। जो बेतवा नदी का प्राचीन नाम था वो वेत्रवती था। नेक्स्ट, वागजाल का सही संधि विच्छेद क्या है? वागधनजाल, वागधनजाल, वागधनजाल और वाधन जाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाकधनजाल। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, का में हलंत लगा रहता है, ठीक है, वाकधनजाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? श्याम निबंध लिखता है, बच्चा जोर से रोता है, मैंने उसे पुस्तक दी, रामू खाना खा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको क्रिया के बारे में पता होगा, हिंदी व्याकरण में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा जोर से रोता है, ठीक है। देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। हालांकि मैं अपने चैनल में ऑलरेडी इसकी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस नो प्रॉब्लम में जा कर के देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। अकर्मक क्रिया मतलब जिसका जो प्रभाव है सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर होता है और उसका प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, तो वो अकर्मक होता है। जैसे श्याम निबंध लिखता है तो श्याम जो है तो कर्ता हो गया, और निबंध लिख रहा है तो इसका प्रभाव कागज़ और कलम दोनों में पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अकर्मक नहीं हुआ। मैंने उसे पुस्तक दी, इसमें भी अकर्मक है। रामू खाना खा रहा है, ये भी अकर्मक है। लेकिन बच्चा जोर से रोता है तो ये इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ कर्ता पर पड़ रहा है, बच्चा पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है नैसर्गिक शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द है। नैसर्गिक का सबसे अधिक जो विलोम शब्द है जो उपयुक्त होता है वो कौन सा है? अनैसर्गिक, बनावटी,
कृत्रिम या प्राकृतिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नैसर्गिक शब्द का अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस स्त्री का पति परदेश गया हो तो उसको क्या कहेंगे? आगत पतिका, प्रोसित पतिका, प्रवत्स पतिका या नवोढ़ा, क्या कहेंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो करेक्ट आंसर देखने से पहले इसका आंसर आप कमेंट करिएगा, और अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसित पतिका। जिस स्त्री का पति परदेश गया हो उसको कहते हैं प्रोसित पतिका। और आगत पतिका कौन होता है? जिसका पति परदेश से वापस आया हो उसको कहते हैं आगत पतिका। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थी नहीं है? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है भौरा, सखी, बिच्छू या पंक्ति। तो अली शब्द का जो अनेकार्थी नहीं है, ठीक है, मतलब अली जो शब्द है अली, तो इसके कई अर्थ होते हैं, पर कुछ इसमें से एक ऐसा शब्द भी है जो अली का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिच्छू। ठीक है, अली का अर्थ भंवरा भी होता है, सखी भी होता है और पंक्ति भी है, लेकिन बिच्छू जो है तो इसका जो पर्याय है वो नहीं है। नेक्स्ट है, सिर पर पाँव रखकर भागना, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? धीरे धीरे चलना, सर्कस दिखाना, बहुत तेज भागना या पीछे पड़ जाना। तो इसका राइट आंसर है बहुत तेज भागना। कहते हैं ना सिर पर पाँव रखकर भाग गया, इसका मतलब बहुत तेज भागा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अजात शत्रु में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या अव्ययी भाव समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है अजात शत्रु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल और उज्जल। तो इसका सही शुद्ध शब्द क्या है यहाँ पे? तो ये है उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कूप मंडूक होना लोकोक्ति का आशय है। घर में ही रहना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना या मूर्ख होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना, है ना। जैसे कूप मंडूक कहते हैं ना कि कुएं का गूलर जिसको कहते हैं, कुएं का मेढक, तो इसका अर्थ है कि जिसके पास सीमित ज्ञान होता है। मेढक अगर कुएं में है तो उसको लगता है कि पूरी दुनिया यही है। ठीक है, तो उसी के तर्ज पे बोला जाता है कूप मंडूक होना। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है? पर धन आवरण, पर्या धन वरण, परिधि धन आवरण या परिधन आवरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिधन आवरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13, 11, 16 या 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है, अन्वेषण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जो अन्वेषण शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? इसमें लगा है अनु, अनु उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी अधिकतर देखने को मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कुछ ऐसे वाक्य दिए रहते हैं और इनमें से जो अशुद्ध होता है उसको यहाँ पे चुनना होता है। तो यहाँ पे पहला है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल, ए है। फिर दूसरा है बरामद हो गया है, और तीसरा है यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से ऐसा कौन सा भाग है जिसमें अशुद्ध है? ठीक है, तो पुलिस द्वारा चोरी का माल, या बरामद हो गया है, या कोई त्रुटि नहीं है, या ए और बी में दोनों में त्रुटि है। तो बताइए कि इसमें कहाँ आपको त्रुटि समझ में आती है? जब आप थोड़ा डीप नॉलेज में पढ़ेंगे तब इसको आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अशुद्धि क्या है। यहाँ पे अशुद्धि क्या है? बरामद हो गया है। तो अगर ये अशुद्ध है तो फिर इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा बरामद किया गया है। ठीक है, सही इसको क्या लिखा जाएगा? बरामद किया गया है। नेक्स्ट है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? हास, उत्साह, रति या शोक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं, अगर आपको पता होगा तो। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी व्यूअर हैं जिनको नहीं पता होता है कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे हिंदी में लिखे जाते हैं। ठीक है, मतलब एज इट इज़, जिस तरह से आप उनको संस्कृत में लिखते हैं वैसे ही आप हिंदी में भी उनका प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द को तत्सम कहा जाता है। और तद्भव, तद्भव क्या होते हैं कि संस्कृत में उनको अलग लिखा जाता है और हिंदी में अलग, वो तद्भव होते हैं। तो यहाँ पे तत्सम शब्द को पहचानना है कि कौन सा है तत्सम, अटारी, गहरा, तीखा या निकृष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट, ऑप्शन नंबर डी, है ना। जो सबसे खराब होता है उसको निकृष्ट कहते हैं। इसको हिंदी में भी निकृष्ट लिखा जाता है, हालांकि इसके तो कई सारे पर्यायवाची हैं, पर अगर हिंदी में निकृष्ट लिख दिए तो इसका अर्थ यहाँ पे भी वही है और संस्कृत में भी वही है जिसके लिए ये उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्युपकार शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। जो प्रत्युपकार है तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं जो दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन उपकार, प्रत्यधन उपकार, प्रतिधन उपकार या प्रत्युधनकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधन उपकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। यह किस प्रकार का वाक्य है ना। यहाँ पे वाक्य पहचानना है कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक वाक्य है। वाक्य क्या है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। तो ये वाक्य जो है तो किस प्रकार का है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या विधानवाचक है। तो ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, है ना। मिश्र वाक्य है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड इफेमेरल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इन शब्दों का मतलब पता होगा तभी आप इनका अपोजिट वर्ड निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इफेमेरल का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है, अगर आपको इसका आंसर पता होगा तभी आप इनका अपोजिट निकाल पाएंगे, विलोम शब्द निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, इटर्नल। ठीक है, अब हालांकि इसको आप पहले समझ लीजिए कि ये सब ये इफेमेरल को हिंदी में कहते क्या है। तो यहाँ पे देखिए, वह शब्द चुने जो अर्थ में क्षण भंगुर शब्द से विपरीत है। मतलब इफेमेरल शब्द का जो मतलब होता है वो होता है क्षण भंगुर। ठीक है, तो इसका जो विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड है, मतलब विलोम शब्द है, वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांजिएंट का मतलब है जो ए नंबर में है, ये भी उसका समानार्थी है जिसको सिनोनिम कहते हैं। तो ये क्षण भंगुर दोनों का मतलब हुआ। फिर है बी नंबर में है इटर्नल। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत। ठीक है, क्षण भंगुर मतलब क्षणिक जो होता है, शाश्वत मतलब जो यथार्थ होता है। और फ्लीटिंग जो है तो ये इफेमेरल का जो है तो सिनोनिम है। और ये मोमेंटरी जो है तो ये भी उसका सिनोनिम है। ठीक, लेकिन जो इटर्नल है ये इसका अपोजिट वर्ड है, शाश्वत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, एक आइटम दिया गया है यहाँ पे और इसका जो सबसे सटीक अर्थ देता है वो कौन सा देता है। टू वेस्ट फ्यूल, टू वर्क लेट इन टू द नाइट, टू क्रिएट प्रॉब्लम्स एट नाइट, टू इंड्यूल्ड इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू वर्क लेट इन टू द नाइट। अब इसको हिंदी में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इंग्लिश देखिए ज़्यादा मजबूत तो है नहीं, तो इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं कि मतलब वह विकल्प
चुने जो मुहावरा क्या है, आधी रात तक काम करना, इसका अर्थ सबसे अच्छी तरह से कौन सा ऑप्शन व्यक्त करता है? ईंधन बर्बाद करना, या देर रात तक काम करना, या रात में समस्याएं पैदा करना, या विनाशकारी गतिविधियों में लिप्त होना। ये इंग्लिश में दिया गया है ABCD, और इसी के यहाँ पे हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है, तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, जब आप दोनों तरह से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि आधी रात तक काम करना। ठीक है, और आधी रात तक काम करने का मतलब है कि देर रात तक काम करना। ठीक है, ईंधन बर्बाद करना नहीं है, रात में समस्याएं पैदा करना ये भी नहीं है, विनाशकारी गतिविधियों में लिप्त होना ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देर रात तक काम करना। नेक्स्ट है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यहाँ पे जो 4 शब्द दिए गए हैं इसमें से उस शब्द को आपको ढूंढना है जो सही हो। ठीक है, स्पेलिंग जिसकी सही हो। तो यहाँ पे शब्द लिखना चाह रहा था एकोमोडेशन। ठीक है, तो एकोमोडेशन का सही यहाँ पे स्पेलिंग क्या है, तो देख सकते हैं आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ACCOMMODATION, एकोमोडेशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। ही इज प्रोफिशिएंट डैश प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है, मतलब कि वह जो है तो फ्लूट बजाने मतलब बांसुरी बजाने में वो परफेक्ट है, मतलब वो अच्छे से बजा लेता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन, एट, विथ, ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन। ही इज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सही पूर्व सर्ग चुने। वह बांसुरी बजाने में डैश डैश निपुण है। तो वह बांसुरी बजाने फिर डैश में क्या है, में निपुण है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर इन है, इन जिसका अर्थ होता है में, एट मतलब पर, विथ मतलब के साथ, ऑन मतलब पर। तो ये तो होगा नहीं एट विथ ऑन, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ही इज प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग द फ्लूट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे जो ग्रामेटिकल एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है। हैड आई नोन अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड। अब इधर है हिम, फिर डी है नो एरर। तो अब यहाँ पे आपको ग्रामेटिकली एरर निकालना है कि ग्रामेटिकली एरर यहाँ पे क्या हो सकता है। अब ऑप्शन है हैड आई नोन अबाउट हिज डिफ़िकल्टीज आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प्ड, यहाँ पे हिम या नो एरर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है ना। क्या कि वाक्य के उस भाग को पहचाने जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है। अगर मुझे उसकी कठिनाइयों के बारे में पता होता मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड यूबिक्विटस। ये सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची। अब यूबिक्विटस का आपको जब हिंदी मतलब पता होगा तब तो आप इसका यहाँ पे सिनोनिम या पर्यायवाची निकाल पाएंगे। यूबिक्विटस यहाँ पे ऑप्शन है रेयर, स्केयर, ओमनी प्रेजेंट या यूनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। अब पहले ये जान लेते हैं कि यूबिक्विटस को हिंदी में कहते क्या हैं। तो इसको कहते हैं सर्वव्यापी। ठीक है, यूबिक्विटस मतलब होता है सर्वव्यापी शब्द के लिए उपयुक्त समानार्थी शब्द चुनें। तो दुर्लभ, दुर्लभ, सर्वव्यापी या अद्वितीय। ठीक है, तो देखिए रेयर का मतलब होता है दुर्लभ और स्केयर्स का मतलब ही होता है दुर्लभ, और ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक है, और यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। तो यहाँ पे हमको सिनोनिम निकालना था, मतलब समानार्थी शब्द निकालना था। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी और ओमनी प्रेजेंट का मतलब भी होता है सर्वव्यापी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट।
दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर हमारे जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है और आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और ऐसे ही हम तैयारी आपको कराते रहेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो हम इसका सेट सेकंड भी लेकर आएंगे। ये अभी फर्स्ट सेट है, मॉडल पेपर फर्स्ट। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हम लाएंगे, अदरवाइज नहीं ला पाएंगे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म फॉर हु टाट यू फ्रेंच। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जैसे पैसिव वॉइस आप पढ़े हैं ना, वॉच, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हु टॉट यू फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बाय होम, वेयर यू टाट फ्रेंच, फ्रेंच वाज टाट टू यू बाय होम, बाय होम फ्रेंच वाज टाट टू यू, यू वेयर टाट फ्रेंच बाय यू हु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाय होम वेयर यू टाट फ्रेंच, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको फ्रेंच किसने सिखाई। ये हु टॉट यू फ्रेंच का मतलब है आपको फ्रेंच किसने सिखाई। इसके लिए जो निष्क्रिय आवाज़ का रूप है वो क्या है, आपको फ्रेंच किसने सिखाई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इन सभी का हिंदी में अर्थ वही है, ठीक है। लेकिन जो इंग्लिश में ग्रामेटिकल एरर है और ग्रामर के हिसाब से वॉइस सेट करना है वो सिर्फ ए है, ऑप्शन नंबर ए, बाय होम वेयर यू टाट फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है। अब इसके लिए एक शब्द चुनना है, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसको सुख और दुख से परे है ना, उसके लिए एक शब्द यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे है एस्थेटिक, स्टोइक, हेडोनिस्ट या साइनिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टोइक। इसका यहाँ पे हिंदी में भी देख लीजिए वर्जन, ऐसा व्यक्ति जो सुख या दुख के प्रति उदासीन है के लिए एक शब्द का विकल्प चुने, तपस्वी, स्टोइक, सुखवादी या निंदक। तो इसको कहते हैं स्टोइक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट कंजक्शन डैश ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम, ठीक है। ही वर्क हार्ड ही फेल्ड द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे एक शब्द भरना है, कंजक्शन है, तो कौन सा सही होगा, सिंस, ऑल्दो, बिकॉज, देयरफॉर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल्दो, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए हम हिंदुस्तानी हैं और हमको जब तक हिंदी में ना समझ में आए तो हम इंग्लिश तो थोड़ी सी जटिल होती जाए, है ना। तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं। रिक्त स्थान को उपयुक्त संयोजन से भरें, डैश डैश, उसने कड़ी मेहनत की, वह परीक्षा में असफल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, सिंस का मतलब होता है चूँकि, ठीक है, और ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, बिकॉज क्योंकि, और देयरफॉर इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द जो है सटीक बैठ रहा है कि चूँकि उसने कड़ी मेहनत की वह परीक्षा में असफल हो गया, ये तो एकदम से गलत हो गया। क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की वह परीक्षा में असफल हो गया, ये भी गलत है। इसलिए उसने कड़ी मेहनत की वह परीक्षा में असफल हो गया, ये भी गलत है। तो फिर सही क्या बैठ रहा है, यद्यपि, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की वह परीक्षा में असफल हो गया। तो यद्यपि को इंग्लिश में कहते हैं ऑल्दो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चूज इज अ वर्ड दैट हैज अ मीनिंग सिमिलर टू कोननड्रम। कोननड्रम इसका जो समानार्थी है कोननड्रम का कौन सा है, सॉल्यूशन, क्लैरिटी, पजल या एक्सप्लेनेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पजल, ठीक है। कोननड्रम का जो समानार्थी है वो है पजल। कैसे, जो कोननड्रम के समान हो। अब कोननड्रम को कहते क्या है, तो कोननड्रम का मतलब होता है कि एक कठिन समस्या जिसे हल करना कठिन है, ठीक है। तो एक पजल भी तो है जिसको पहेली कहते हैं, जिसको हल करना आसान नहीं रहता है, कठिन रहता है, तो उसी के समानार्थी है कोननड्रम, ठीक है। तो ये इससे मिलता जुलता है पजल। नेक्स्ट है
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज अंडरलाइन इन द सेंटेंस। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे क्लॉज जो है तो पहचानना है। नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, वह वाक्य में रेखांकित उपवाक्य के प्रकार को पहचाने। मुझे वह घर याद है जहाँ मैं पैदा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है नाउन क्लॉज मतलब संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस स्थान का क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीसरा है विशेषण उपवाक्य सापेक्ष उपवाक्य रिलेटिव क्लॉज इसको कहते हैं, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम मतलब समय का क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी एडजेक्टिव क्लॉज मतलब रिलेटिव क्लॉज मतलब विशेषण उपवाक्य सापेक्ष उपवाक्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर मैलिशियस। मैलिशियस के लिए एक एंटोनिम मतलब विलोम शब्द सेलेक्ट करना है। स्पाइटफुल, मेलवोलेंट, बेनेवोलेंट या विशियस। तो मैलिशियस का जो एंटोनिम है वो क्या है, बेनेवोलेंट, ऑप्शन नंबर सी। अब मैलिशियस का मतलब क्या होता है, मैलिशियस का मतलब है दुर्भावनापूर्ण, और दुर्भावनापूर्ण के लिए जो एंटोनिम है विलोम शब्द है वो क्या है, परोपकारी, मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेनेवोलेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट डैश डैश एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट। इज, आर, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हैव बीन। नाइदर द मैनेजर, ना तो मैनेजर, नार हिज असिस्टेंट, ना ही उसके असिस्टेंट, डैश डैश एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एट। ठीक है, इस समस्या का समाधान कर पाए, ना तो मैनेजर और ना ही उसके असिस्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए क्रिया का सही रूप क्या है, ना तो प्रबंधक और ना ही उसके सहायक अभी तक समस्या को हल करने में सक्षम रहा है। ठीक है, अब रहा है, देखिए यहाँ हैज़ बीन और हैव बीन दोनों का मतलब है कि रहा है। ठीक, पर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो हैव बीन और हैज़ बीन दोनों का अलग अलग मतलब होता है। हैज़ बीन सिंगुलर नाउन के लिए और हैव बीन प्लूरल नाउन के लिए। अब यहाँ मैनेजर और उसके असिस्टेंट दो लोग हो गए ना, और जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश में दो ही नाउन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो अगर एक वचन होता तो हैज़ बीन हो जाता, लेकिन अगर बहुवचन है तो प्लूरल हो गया, हैव बीन हो गया। ठीक, तो यहाँ जो क्रिया निकटतम बहुवचन विषय सहायकों से सहमत हैं और अभी तक वर्तमान पूर्ण का सुझाव देता है, इसलिए हैव बीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है व्हाट डज द प्रीफिक्स माल यूजुअली सिग्निफाई इन वर्ड्स लाइक माल फंक्शन और माल न्यूट्रिशन। गुड, वेल, बैड, इल, रॉन्ग, मैनी या अगेंस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैड, इल, रॉन्ग। कैसे, यहाँ पे है कि कुपोषण या कुपोषण जैसे शब्दों में उपसर्ग माल आमतौर पर क्या दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे माल फंक्शन या माल न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं कुपोषण, जो माल उपसर्ग है ना, तो ये यूज होता है कि बुरा या कि बीमार या रॉन्ग गलत, इसके लिए दर्शाया जाता है। अगर कुपोषण शब्द है ना, तो कुपोषण के लिए अच्छा तो कह नहीं सकते, ठीक भी नहीं कह सकते, कई भी नहीं कह सकते, विरुद्ध भी नहीं कह सकते। इसलिए कुपोषण के लिए जो शब्द यूज होता है वो जैसे हालात बुरी है या बीमार हैं, गलत हैं। ठीक है, ये चीज़ें। तो जो माल शब्द है तो माल न्यूट्रिशन और माल फंक्शन ये शब्द यूज होते हैं किसके लिए, जो बुरा मतलब बैड, इल या रॉन्ग, इनके लिए। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंज द नरेशन। सी सैड,
शी सेड, फिर कोटेशन में है आई एम वॉचिंग अ मूवी नाउ। अब इसको जो है तो इसका नरेशन चेंज करना है, करेक्ट चेंज द नरेशन। शी सेड दैट शी वाज वाचिंग अ मूवी देन। शी टोल्ड दैट शी वाज वाचिंग अ मूवी नाउ। शी सेड दैट आई वाज वाचिंग अ मूवी देन, और शी सेड दैट शी इज वाचिंग अ मूवी देन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शी सेड दैट शी वाज वाचिंग अ मूवी देन। ठीक है, यहाँ पे इसका देख लीजिए हिंदी में भी वर्जन क्या है कि वह विकल्प चुने जो कथन को सही ढंग से बदलता है। उसने कहा मैं अभी एक फिल्म देख रही हूँ। अब यहाँ पे जो सही कथन है वो क्या है कि उसने कहा कि वह तब एक फिल्म देख रही थी। ठीक है, ये नरेशन चेंज हुआ कि उसने कहा कि वह तब एक फिल्म देख रही थी। उसने बताया कि वह अभी एक फिल्म देख रही थी, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत है, अब सिर्फ ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द कमिटी कुड नॉट रीच अ डैश डैश डिसीजन। ये अनएनिमस, यूनाइटेड, सिमिलर या कलेक्टिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनएनिमस, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? सबसे उपयुक्त शब्द चुने। समिति एक डैश डैश निर्णय पर नहीं पहुंच सकती या नहीं पहुंच सकी, है ना। तो अनएनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मति से। ठीक है, तो समिति एक सर्वसम्मति से निर्णय पर नहीं पहुंच सकी। इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो यही है, क्योंकि अगर आप बोलते हैं कि समिति एक एकजुट निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, ये भी गलत है। समान, ये भी गलत है। और सामूहिक, ये भी गलत है। ये जो इंग्लिश में शब्द दिए हैं इनको हमने हिंदी में आपको बताया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरर। द रीजन व्हाई ही वाज रिजेक्टेड वाज बिकॉज ही वाज टू यंग फॉर द पोजीशन। नो एरर। क्या है इसका, इसमें एरर कहाँ है? इसमें एरर है वाज बिकॉज ही वाज टू यंग। ठीक है, तो इसका अगर इसमें एरर है तो इसका करेक्ट क्या होगा? ये यहाँ पे देखिए, था क्योंकि वह बहुत छोटा था। देखिए 2 बार यहाँ पे था आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे गलती हुई है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 54 रुपये अधिक बेचा जाता, यदि उसे 54 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है? ठीक है, अब क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर दें, इसके बाद फिर आगे के क्वेश्चन करें। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 54 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 18% हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है? तो इसका वस्तु का क्रय मूल्य है 1800 रुपये। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए कि लाभ में अंतर बराबर 18% माइनस 15% बराबर 3%। अब यहाँ 3% बराबर 54, तो 1% बराबर 18, 18 त्रिक 54 होता है। अब क्रय मूल्य 100% होता है, तो 18% इंटू 100 इक्वल टू 1800। ये इसका फार्मूला है, शॉर्ट में इधर इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है, ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या है? 19 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 19 वर्ष। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए कि ए बी सी का कुल योग क्या है? 75 वर्ष, क्योंकि इनकी जो औसत है 25 है तो 25 तियाँ 75। फिर ए और बी का योग जो है, कुल योग कितना है? 28 वर्ष है। ठीक है, सॉरी, ए और बी की जो औसत आयु है वो 28 वर्ष है, मतलब 28 दूनी 56, मतलब कि 56 हो गया। तो सी की आयु कितनी हो गई? 75 माइनस 56 बराबर 19। नेक्स्ट है, यदि रूट 1 प्लस x/144 इक्वल टू 13/12 है तो x का मान।
अब यहाँ पे x का मान क्या होगा, वो होगा 25, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो पॉज करके और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जहाँ समझ में ना आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 2310 है और महत्तम समापवर्त 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 330। कैसे, ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, इसे भी आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट है, एक नाव धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, यहाँ पे हमने यहाँ पे निकाल दिया है कि शांत जल में चाल बराबर अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटे 2। तो अनुकूल चाल 21 किलोमीटर, प्रतिकूल 9 किलोमीटर, तो 21 9 30 बटे 2 और 30 बटे 2 बराबर 15, मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक है लगाने के, एग्ज़ाम में चूँकि टाइम कम रहता है तो इसके हिसाब से आप इनको नोट भी कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आप और जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, 50 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए? 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर या 15 लीटर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 लीटर। कैसे, यहाँ पे दिया गया है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है वर्ग सेंटीमीटर में? 50, 100, 200 या 40√2? तो इसका राइट आंसर है 100, ऑप्शन नंबर बी। कैसे, यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले उस काम को 18 दिन में पूरा करता है तो बी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ये लगेंगे दोस्तों 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, 10,000 की राशि पर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? 900, 920, 912 या 908? इसका राइट आंसर हो जाएगा 920। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले वर्ष का ब्याज निकाला गया, फिर दूसरे वर्ष का निकाला गया और इसके बाद कुल चक्रवृद्धि निकाला गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 920 आ गया है। आप वीडियो पॉज करके और इसको समझ सकते हैं। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत है तो बताइएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 की घात में है x⁻8 बराबर 27 की घात 2x⁻1 हो तो x का मान ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। और कैसे होगा 1, यहाँ पे इसका दिया गया एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है? तो ये है दोस्तों 40 सेंटीमीटर। और ये पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, यदि log 10 ऑफ x = 2 है तो x का मान क्या है? तो x का मान है 100। कैसे, ये देख लीजिए। नेक्स्ट है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में क्या है? तो ये है 245 मीटर। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया है शॉर्ट में, वीडियो पॉज करके और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्यंजक, ये यहाँ पे व्यंजक दिया गया है और इसका मान निकालना है कि क्या आएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1। और कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा सूत्र लगेगा और इसका क्या क्या होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया हुआ है। नेक्स्ट, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? 28 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। कैसे, ये देखिए 32 वर्ष इस तरह से आया है। नेक्स्ट,
5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैसे होगा ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा अगर पाई का मान 22/7 लें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 440 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर डेटा इनक्रिप्शन और कंप्रेशन के लिए जिम्मेदार है? अब यहाँ से दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब चूँकि स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर उन सभी के लिए है, तो आप कोशिश करिए कि कंप्यूटर में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं कि हमने किस लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं। OSI मॉडल का कौन सी लेयर डेटा इनक्रिप्शन और कंप्रेशन के लिए जिम्मेदार है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। OSI के जो लेयर होते हैं 7 लेयर होते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन में, है ना। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसका काम क्या होता है? डेटा इनक्रिप्शन और कंप्रेशन। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में यदि आप सेल A1 में इक्वल टू सम B1 कॉलन B5 लिखते हैं और फिर सेल A1 को A2 में कॉपी करते हैं तो सेल A2 में सूत्र क्या बन जाएगा? अब बताइए, अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी करते हैं या कि अगर आप काम कहीं करते भी होंगे तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पहले आप कमेंट करिएगा, इसके बाद फिर देखिएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सम B2 से B6 रिलेटिव रो शिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ये है दोस्तों वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र चूँकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, पर वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, IPv6 IP वर्जन इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 128 बिट, ऑप्शन नंबर सी। और जो IPv4 होता है उसका होता है 64 बिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम मतलब हायरार्की में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब मुख्य मेमोरी या CPU रजिस्टर्स, सेकेंडरी मेमोरी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आई थिंक यहाँ सबको इसका आंसर पता होगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर आप कमेंट करें कि, और फिर कमेंट करने के बाद देखिएगा कि करेक्ट आंसर इसका आपने क्या दिया था और क्या होना चाहिए। आई थिंक यहाँ मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत होने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप कमेंट कर दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है CPU रजिस्टर्स, है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? पदानुक्रम मतलब हायरार्की मॉडल में अगर देखा जाए, हायरार्की का मतलब होता है सबसे पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो जो सबसे पहले नंबर पे आती है सबसे तेज़ मेमोरी वो होती है CPU रजिस्टर्स, जो CPU में डायरेक्ट लगी होती है। हाँ, आपने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कैश मेमोरी भी एक तेज़ मेमोरी है, लेकिन वो दूसरे नंबर की तेज़ मेमोरी है। पहले नंबर में तेज़ मेमोरी कौन सी है? CPU रजिस्टर्स होते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट है, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो फिर ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है। बिल्कुल, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सुरक्षित वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है और URL में दिखाई देता है? FTP, SMTP, HTTP और HTTPS? इसका राइट आंसर है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डेटाबेस में एक प्राइमरी की का मुख्य उद्देश्य क्या है? टेबल में रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करना, टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना,
दो टेबलों के बीच संबंध स्थापित करना या डेटा को इनक्रिप्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिशिंग, एक प्रकार का साइबर हमला है। तो ये क्या है? संवेदनशील जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी, जैसे पासवर्ड चुराने के अपराध को भी फिशिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसी संवेदनशील जानकारी, ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो किसी के द्वारा चुरा ली जाती है, उसी को फिशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी है सेकेंडरी स्टोरेज का उपयोग रैम के विस्तार के रूप में करना। नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग मुख्यतः किस लिए की होता है? तो ये होता है दोस्तों स्लाइड को आसानी से पुनर्व्यवस्थित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ये है कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में ट्रांसलेट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों ट्रांसलेटर होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में सास का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम एज ए सर्विस, सिक्योरिटी एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या स्टोरेज एज ए सर्विस। इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट सामान्यतः दोष रहित कंप्रेशन का उपयोग करता है, मतलब लॉसलेस? तो ये है दोस्तों PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है, तो ये दोष रहित कंप्रेशन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ संग्रहित होता है? तो ये होता है रोम या फ्लैश मेमोरी चिप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है USB का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? एक बीच में कोई डिवाइस हो एक हब के रूप में या एक स्विच के रूप में, और उसी से पूरे जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो सभी मॉड्यूल, तो उसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं कि श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें 3, 7, 16, 35, 74। दोस्तों मैं चाहूँगा कि पहले आप इस रीजनिंग को सॉल्व करें कि आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आएगा 153, लेकिन कैसे आएगा? अगर आप पिछला निकाल लिए तो इसको आप आगे निकाल पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और रीजनिंग को, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। और तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप रीजनिंग के जितने ऐसे क्वेश्चन हैं उन सबको पहले सॉल्व करिए, अपना आंसर निकालिए, फिर इसका करेक्ट आंसर देखिएगा। ठीक है, हालांकि हमने सभी रीजनिंग के लिए जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी वहाँ हमने किया है, इसके लिए भी हमने किया है, पर मैं चाहता हूँ कि आप निकाल के दिखाएं कि यहाँ पे 153 तो मैंने बता दिया, पर आपको निकालना है कि 153 आएगा कैसे। तो अगर आप निकाल लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकालें देख लीजिए, ये इस तरह से आएगा। ठीक है, पैटर्न इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 और अगला होगा इंटू 2 + 5। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 बढ़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। जैसे 3 जो है ना शुरुआती नंबर है, इसको जब 2 से गुणा किए तो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़े तो 7 हुआ। अब 7 को जब 2 से गुणा किए तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16। अब 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 35 दूनी 70, 70 4 74। अब इसी तरह से 74 दूनी 148 और 148 धन 5 153। नेक्स्ट है मशीन, यदि मशीन को कूट भाषा में 11, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा जाता है तो डेंजर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये कैसे लिखा जाएगा? 10, 7, 20, 13 और 11 और 24। पर कैसे लिखा जाएगा मैं चाहता हूँ कि आप इसको भी एक बार सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद भी आप करेक्ट आंसर देखिए। इसका राइट आंसर ये है और इसका जो टर्म है वो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट है विषम शब्द संख्या युग्म ज्ञात करें। बढ़ई लकड़ी, लोहार हथौड़ा, सुनार आभूषण, दर्जी कपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो विषम है, अगर आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहार हथौड़ा। ठीक है, कैसे? अन्य सभी में कारीगर और उसके द्वारा उपयुक्त
मुख्य सामग्री उत्पाद है, जबकि लोहार का उत्पाद लोहा धातु है, हथौड़ा उसका औजार है। ठीक है, बाकी जो हैं कारीगर हैं तो उनका वो जो सामग्री बनाते हैं तो उनका उत्पाद है या कि उनकी सामग्री है, जबकि लोहार का उत्पाद या सामग्री क्या है, लोहा या धातु है, हथौड़ा तो उसका औजार है काम करने का। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। अब यहाँ पे है न्यायालय, न्याय तो विद्यालय, शिक्षक विद्यार्थी, शिक्षा या कक्षा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। कैसे, जैसे न्यायालय में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, उसी प्रकार विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा। नेक्स्ट है, प्रिया दक्षिण की ओर 10 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है और अंत में बाएं मुड़कर 10 मीटर चलती है। वह अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दोस्तों इसको अगर आप कॉपी पेन में करेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, आप कागज़ पेन उठाइए, बहुत आसान है, आप ड्रॉ करते जाइए, जहाँ जहाँ बोला गया है ऑटोमेटिक इसका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर वाली लड़की रमेश से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहन। ठीक है, अब आप इसको ब्लड रिलेशन जो है तो इसको समझ लीजिए तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें, BEIN, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, तो ये होगा T। कैसे होगा एक बार आप निकालिएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अक्षरों के बीच का अंतर बढ़ रहा है, 3 4 5 6, इसी तरह से जैसे B के बाद 3, फिर E के बाद 4, I के बाद 5, 6, N के बाद 6, अब T से 7वें स्थान ये N जो है तो N से 6वें स्थान पर क्या है, T है, इसलिए क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे T। नेक्स्ट है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कोई खिड़की दीवार नहीं है। अब यहाँ पे निष्कर्ष है कि कुछ दरवाजे दीवार हैं और कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 अनुसरण करता है, क्योंकि जब आप इसका वेन आरेख बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा वेन डायग्राम कि सभी दरवाजे खिड़कियां हैं और कोई भी खिड़की दीवार नहीं है। ठीक है, पहले एक दरवाज़ा और दरवाज़ा के बाहर पूरी खिड़कियां हो गई, अब कोई भी खिड़की दीवार नहीं है, मतलब दीवार अलग हो गया एकदम से। तो जाहिर सी बात है कि कुछ दरवाजे दीवार तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दरवाजे क्या है, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। ठीक है, अब कोई दरवाज़ा दीवार नहीं है, ये चीज़ सही है। ठीक है, इसलिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल के अक्षरों का सिर्फ एक बार उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। लोकेशन और टैलेंट, कंसल्ट और नेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसल्ट। बाकी सभी शब्द में जो कैरेक्टर हैं वो रिपीट किए गए हैं, पर कंसल्ट में रिपीट नहीं किए गए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल से ही निकाल कर बनाया गया है। नेक्स्ट है, यदि P का अर्थ प्लस, Q का अर्थ माइनस, R का अर्थ गुणा और S का अर्थ भाग है, तो फिर ये एक समीकरण दिया गया है 48S 6R 4P 8Q 4 इक्वल टू क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है 36। कैसे, यहाँ पे बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग आप अगर निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। CD के बाएं ठीक बाएं बैठा है, BE के ठीक दाएं बैठा है, AC के ठीक दाएं बैठा है, BD के बाएं बैठा है, बीच में कौन बैठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा कैसे आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाला है कि वह आरेख चुनिए जो डॉक्टर, महिला, माँ के बीच संबंध को
सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, डॉक्टर, महिला और माँ। तो यहाँ पे A, B, C और D देख लीजिए कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। तो हमारे हिसाब से क्या सही है? ऑप्शन नंबर D। क्यों? क्योंकि जो महिला है तो वो महिला डॉक्टर भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए एक पहले पूरी महिला और महिला के अंदर वो महिला या तो डॉक्टर हो सकती है या तो माँ हो सकती है या दोनों हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर भी हो सकती है और माँ भी हो सकती है। इसलिए ये अंदर के जो दो सर्कल हैं ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा? शुक्रवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, बुधवार या शनिवार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कैसे? ये देख लीजिए आप इसका एक्सप्लेनेशन, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 6 मित्र PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। P Q के सम्मुख है, Q T के दाएं और R के बाएं हैं, P U के बाएं हैं और S के दाएं हैं। R के सम्मुख कौन बैठा है? तो R के सम्मुख U बैठा है। आप इसको कागज़ पेन लेके निकालिएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? ठीक है, तो ये करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो है BBAB, इसको अगर आप खाली स्थान पर रखते हैं तो ये एक श्रृंखला बना देता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 100 MCQ करा दिए हैं। अब इनमें से आपको जहाँ भी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमको कमेंट करके ये भी बताइएगा कि हमारे ये क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। और अगर आप मॉडल पेपर सेकंड भी चाहते हैं, थर्ड भी चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।